नमस्कार, मैं रविश कुमार। आपकी कार में भी टूल किट होता है, चेक करते रहिएगा। अखबारों में टूल किट को ऐसे लिखा जा रहा है, अलग रंग देकर बोल्ड लेटर में, जैसे बम हो। किसान आंदोलन को पहले दिन से आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश हो रही है। कहीं से भी कोई मिल जाए जिससे बताया जा सके कि खालिस्तान की सोच रखने वालों का आंदोलन है। इस कोशिश ने किसानों की यह हालत कर दी है कि वे अपने गांव घर में ही कहते फिर रहे हैं कि हम देशभक्त हैं, आतंकवादी नहीं हैं। यह भी सही है कि कुछ समय पहले तक किसानों के बीच भी ऐसे बहुत से लोग थे जो दूसरों को इसी तरह से आतंकवादी कहने में संकोच नहीं करते थे, जिसका एहसास उन्हें अब हो रहा है। कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर नफरत करने लगे थे। इस पूरी प्रक्रिया में मुमकिन है किसान अकेलेपन से जूझ रहे हों, यह हमें समझना चाहिए। आज शुरू में ही एक गाना सुनाना चाहता हूं। 40 करोड़ की आबादी जिन किसानों की हो, वे अकेलेपन के शिकार हो जाएं, अच्छी बात नहीं है। इस गाने में जो एलियनेशन है, अकेलापन है, उसे सरकार और समाज दोनों को समझना पड़ेगा। लोकतंत्र के दो ही दुख हैं, एक कि कोई बोलने नहीं देता, दूसरा बोलने पर भी कोई सुनता नहीं। इस गाने को सुनिए। देहाती फिल्म जगत के गीतकार राजीव अजनबी ने लिखा है। तू सबकी बनावे बात बात तेरी बनती दिखे ना। सूरज तो लिकड़े रोज रात तेरी ढलती दिखे ना। तू सबकी बनावे बात बात तेरी बनती दिखे ना। तेरे लुटरे खेत खलियान बात तेरी कौन सुनेगा। छोटू राम इब आने का, ना बाबा टिकैत समझाने का, ना चौधरी चरण सिंह थमने आगे की राह दिखाने का। तेरे सोगे सब भगवान बात तेरी कौन सुनेगा। ओ धरती पुत्र किसान बात तेरी कौन सुनेगा। यहाँ पापी देखे बड़े बड़े तेरे नाम ने सुमिरे पड़े पड़े। सरकारी हो या प्राइवेट तन्ने बेच के खा जा खड़े खड़े। तू सच्चाई पहचान बात तेरी कौन सुनेगा। ओ धरती पुत्र किसान बात तेरी कौन सुनेगा। खेत में बन्या किसान खड़या, सीमा पे तन्या जवान खड़या। कहा लाल बहादुर शास्त्री ने यो देश का अभिमान खड़या। मातृभूमि पे कुर्बान बात तेरी कौन सुनेगा। ओ धरती पुत्र किसान बात तेरी कौन सुनेगा। जब मैंने इस गाने को सुनने के बाद अभिनेता विकास को फोन किया तो उनके फोन का कॉलर ट्यून अलग ही राग अलाप रहा था। बीएसएनएल का कॉलर ट्यून बजने लगा कि अब दूरी ना रहे दूरी, कोई बात रहे ना अधूरी। अपनों की बातों की मिसरी कानों में घोल रहा है, हिंदुस्तान बोल रहा है। कितना सुंदर कॉलर ट्यून है। लेकिन अब तो बीएसएनएल ही बोलने लायक नहीं रहा और 100 रुपया पेट्रोल भराने वाला हिंदुस्तान बोल नहीं पा रहा है। सांप्रदायिकता आपकी नागरिकता निगल जाती है। इसे लिखकर पर्स में रख लीजिए। खेती का संकट जलवायु के संकट से भी है। आप अपने दफ्तर और कमरे में एयर कंडीशन चलाकर बढ़ते तापमान से बच जाते हैं, लेकिन एसी से बाहर जो तापमान बढ़ता है उससे किसानों के खेत जल जाते हैं। हमने आपको बताया था कि हिंदी डाउन टू अर्थ पत्रिका के इस अंक में जलवायु परिवर्तन पर विस्तार से बात है।
रिचर्ड महापात्रा ने लिखा है कि किसानों का इम्तिहान लेगा जलवायु परिवर्तन। चंद हफ्तों की बात है, आपके टीवी स्क्रीन पर पानी के लिए तरसते किसानों और ग्रामीण परिवारों की तस्वीरें आती होंगी। रिचर्ड ने लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र ने पिछले साल मार्च में जारी विश्व जल विकास रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में अनाज उत्पादन के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। मौसम और जल की उपलब्धता में मामूली अंतर से भी पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से मध्य अवधि में कृषि आय में 20 से 25% की कमी हो सकती है। इसी आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि जिस साल तापमान 1 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा, तब धान के सीजन के दौरान किसानों की आय 6.2% गिर जाएगी। जाहिर है, जलवायु परिवर्तन को लेकर सोचने, बोलने और लिखने वाले लोग खेती किसानी के बारे में सोचेंगे, उनसे जुड़ने का मौका देखेंगे, दोनों का रिश्ता बनेगा। दिशा की गिरफ्तारी के वक्त कई लोगों ने कहा कि बच्चों को जलवायु परिवर्तन से क्या काम। अगर आपका सवाल यह है कि जलवायु परिवर्तन के सवाल को लेकर भारत के स्कूल कॉलेज के छात्रों का कोरिया, ताइवान, जापान के छात्रों से संपर्क कैसे हो रहा है, तो इसका जवाब ईमानदारी से खोजिए। आप देखेंगे कि हर स्कूल में पर्यावरण को लेकर तरह तरह के कंपटीशन होते ही हैं। वन महोत्सव नाम का फ्रॉड भी होता है उन्हीं स्कूलों में। स्कूलों को लगता है कि यही वो विषय है जिससे राजनीतिक आकाओं से टकराने से बच जाएंगे। चीफ गेस्ट बनकर आने वाले मंत्री जी के आगे पीछे गमला सजा दिए जाएंगे और मंत्री जी भी खुश हो जाएंगे कि आजकल के बच्चे पर्यावरण और जलवायु को लेकर बहुत जागरूक हैं। कभी सोचा है कि यह कब से हो रहा है? 1991 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कॉलेजों में पर्यावरण की पढ़ाई शुरू हुई थी। MC मेहता नाम के एक महान पर्यावरणविद हुए। उन्होंने जनहित याचिका दायर की। बिना पर्यावरण का एक कोर्स किए अब कोई BA पास नहीं हो सकता। उसके बाद 2003 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि स्कूलों में पर्यावरण की पढ़ाई अनिवार्य होगी। आज यही कारण है कि देश के कई हिस्सों में कम उम्र के नौजवान और स्कूलों के बच्चे जलवायु परिवर्तन के सवाल को अपनी तरह से समझ रहे हैं। उन्हें धीरे धीरे यह भी समझ आ रहा है और आएगा कि पर्यावरण का सवाल पूरी राजनीति को पलट रहा है। पूरी दुनिया में कंपनियों के चंदे से चलने वाली राजनीति और धरती को बचाने का सपना देखने वाली राजनीति में टकराव है। तो आप सिर्फ उम्र देखकर इन्हें मत दुत्कारिए। 70 साल के नेताओं ने देश का ज्यादा नुकसान किया है। मणिपुर की लिसिप्रिया कंगुजम दुनिया की सबसे युवा जलवायु कार्यकर्ताओं में से एक है। 9 साल की हैं। 2019 में लिसिप्रिया ने स्पेन में यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में भाषण दिया। इसी तरह उत्तराखंड की 13 साल की रिधिमा पांडे की तुलना ग्रेटा से की जाती है। रिधिमा के पिता भी जलवायु कार्यकर्ता थे। 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ में उनकी मौत हो गई। 2019 में जिन 16 युवा एक्टिविस्ट ने यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड के समक्ष क्लाइमेट चेंज पर याचिका दाखिल की थी, उनमें से एक रिद्धिमा भी थी। इस पिटीशन में कहा गया था कि सब कुछ जानते हुए भी दुनिया की सरकारें जलवायु संकट को लेकर सजग नहीं है, जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ी का भविष्य संकट में है। गुरुग्राम के 16 साल के आदित्य मुखर्जी सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ काम कर रहे हैं। 2 साल के भीतर अपने काम से इन्होंने 150 अलग अलग कमर्शियल संस्थाओं को सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने के लिए प्रेरित किया, जिनमें बड़े बड़े होटल ग्रुप भी शामिल हैं। आदित्य के काम से 2.5 करोड़ से अधिक स्ट्रॉ का इस्तेमाल रुक गया है। हम आपको सिर्फ 3 उदाहरण ही दे पाए, मगर भारत में आपको ऐसे अनेक बच्चे और नौजवान मिलेंगे जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ काम कर रहे हैं और ग्लोबल लेवल पर जुड़ रहे हैं। जाहिर है इनके बीच इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी बातचीत होगी। इसी बातचीत को लेकर एक दिन पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे और चैनल खबरों को फ्लैश करने लगे कि रिद्धिमा की होती थी ग्रेटा से बात। इंस्टा पर दोनों करते थे चैट। किस तरह से भाषा और उसके बोलने के अंदाज से सामान्य शिष्टाचार को भी आपराधिक बनाया जा रहा है। आतंकी साजिश की ध्वनि पैदा की जा रही है ताकि आपके जागरूक बच्चों को आतंकवाद के नाम से डराया जा सके, उन्हें नागरिक से मुर्दा लाश में बदला जा सके। जून 2018 में जब दिल्ली के सरोजनी नगर में 16,000 से अधिक पेड़ काटे जा रहे थे,
तो पेड़ों को बचाने के लिए नौजवान आगे आए। वो लोग भी जो 90 के दशक के बाद से पर्यावरण के सवाल को लेकर जागरूक हुए, पेड़ों को गले लगा लिया ताकि कटने से बचाया जा सके। उसी तरह से मुंबई में आरे के जंगलों को बचाने के लिए नौजवान बड़ी संख्या में आगे आए और लंबा संघर्ष किया, पुलिस का मुकदमा तक झेला। अब इस तरह की सार्वजनिक गतिविधि के लिए कोई ग्रुप तो बनेगा, लोग चैट भी करेंगे। सिस्टम को बताना चाहिए कि उस चैट में क्या कोई ऐसी बात हो रही थी जिसका हिंसा से संबंध है, किसी को मारने काटने की बात हो रही थी। सिर्फ चैट हो रहा था कि नाम पर शहर दर शहर पर्यावरण को लेकर तैयार हो रहे चंद युवाओं के जागरूक समूह को शक के दायरे में नहीं लाया जा सकता है। ये नौजवान और इनके स्कूलों के न्यूट्रल से दिखने वाले ना समझ प्रिंसिपल जल्दी ही यह समझ जाएंगे कि पर्यावरण का सवाल कांग्रेस बीजेपी से बचने का सवाल नहीं है, बल्कि दोनों से पूछने का सवाल है, उन्हें चंदा देने वाले उद्योगपतियों से भी टकराने का सवाल है। अब देखिए, जम्मू में एक आंदोलन चल रहा है। कितनी सुंदर बात है कि 20 साल के नौजवान अपने इलाके में जलवायु के सवाल को लेकर सक्रिय हैं। यह बात पूरी दुनिया को बतानी चाहिए ताकि भारत की छवि अच्छी हो। 27 अक्टूबर 2019 दिवाली थी और लोग उस दिन थाली भी नहीं बजा रहे थे। तब जम्मू के कुछ युवाओं ने मिलकर अपने शहर में क्लाइमेट फ्रंट इंडिया नाम की एक संस्था बनाई। 23 साल के अनमोल ओहरी इसके संस्थापक निदेशक बने। इसके 123 सदस्य हैं। अकेले जम्मू में 50 सदस्य हैं। ज्यादातर सदस्य 20 साल से कम उम्र के हैं, पढ़ते हैं। इस संस्था के कार्यकर्ता पिछले 6 महीने से जम्मू तवी नदी की सफाई का काम भी कर रहे हैं। इसके लिए ग्रुप बनाया है, फ्रेंड्स ऑफ रिवर तवी, तवी नदी के दोस्त। नदियों को मां बोलकर कई लोग ठगते रहे, उनका दोहन करते रहे, लेकिन ये नौजवान खुद को तवी नदी का दोस्त कह रहे हैं। एक नया रिश्ता है, स्वागत कीजिए। हम लोगों ने एक मूवमेंट चलाई है फ्रेंड्स ऑफ रिवर तवी, जिसमें हम 6 महीने से क्लीन अप कर रहे हैं एंड जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हमें काफ़ी हेल्प की है। इसके अलावा अगर मैं 14th के इवेंट की और बात करूं तो ये इवेंट सिर्फ जम्मू में नहीं हुआ था, ये एक नेशन वाइड मूवमेंट थी जो गुरुग्राम में अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क में यूथ फॉर क्लाइमेट इंडिया ने किया, डुमना में जबलपुर में सेव डुमना कैंपेन ने किया, जहाँ पे कुछ लोग हमारे ही साथी जो थे जो वहाँ के काम कर रहे हैं डुमना को बचाने के लिए, उन लोगों ने इस चीज़ पे काम किया। एंड मैं पर्सनली बोलूँगा कि ये जो मूवमेंट है ये पूरे इंडिया से चल रही है, नेशन वाइड मूवमेंट, क्योंकि ये प्रॉब्लम नई नहीं है। फॉरेस्ट का कटना डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत देर से होता आ रहा है एंड हमें हिस्ट्री बुक्स में भी चिपकू मूवमेंट में यही सिखाया गया था। सो वैलेंटाइंस डे एक हमारा जरिया था आवाज़ उठाने का और लोगों को याद दिलाने का कि हमारी हिस्ट्री, हमारे रूट्स नेचर के साथ हैं। नौजवानों की यह संस्था जम्मू के राइका फॉरेस्ट में बनने वाले हाईकोर्ट परिसर का विरोध कर रही है, क्योंकि इसके लिए हजारों की संख्या में पेड़ काटे जा सकते हैं। धरती पे रहते हो निभाना सीखो, आज लगी है बस्ती। आप इस वीडियो में देखिए, ज्यादातर कम उम्र के नौजवान दिख रहे हैं। जम्मू के राइका फॉरेस्ट के 38,006 पेड़ काटे जाने ताकि यहां हाईकोर्ट का नया परिसर बने। क्लाइमेट फ्रंट इंडिया का कहना है कि राइका फॉरेस्ट में तेंदुआ और मोर की एक विशेष प्रजाति यहां पाई जाती है जो 1972 के वन्य जीव कानून के अनुसार अधिसूचित है। आप जिन्हें बच्चे कहते हैं उन्हें यह सब पता है। मोर की यह प्रजाति 2009 से ही इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की लाल सूची में शामिल है, यानी ये दुनिया से कभी भी मिट सकती है। ये उन्होंने अपने भेजे पत्र में लिखा है। यह इलाका आर्थिक रूप से संवेदनशील इलाके में आता है। पेड़ कटेंगे तो इसका असर जम्मू की खेती पर पड़ेगा, भूजल कम हो जाएगा। ये नौजवान चाहते हैं कि जम्मू के जंगल और उसकी जैव विविधता बची रहे। इन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए यह संस्था तरह तरह के मार्च और अभियान चलाती है। हमारे यहाँ से थोड़ी दूर एक पार्क है मुबारक मंडी, जो बहुत फेमस है, आप सबको पता ही होगा उसके बारे में। वहाँ पे सुबह से लेकर रात तक स्पैरोज, बर्ड्स वगैरह बहुत कुछ होता था, पर आज वहाँ पर जाके देखो, सुबह 4 बजे भी वहाँ पर कोई बर्ड्स नहीं दिखेंगे, कोई आवाज़ नहीं आती उनकी। फिर मेरे को अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ मंथ्स पहले पता लगा राइका के बारे में कि वहाँ पे वो पूरा जंगल कट रहा है।
फिर पहले हमें नाम नहीं पता था कि राइका है क्या, बाद में हमें पता लगा कि वो वही जगह है जिसको हम छोटे होते से देखते आ रहे हैं, वहाँ से हम पूरा ट्रैवल करते थे। पर जैसे जैसे पता लगा कि वो कट रहा है, मुझे अपना फ्यूचर बर्बाद होता हुआ दिख रहा था कि अगर ये सारा ख़त्म हो गया तो मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं तो जी भी नहीं पाऊँगी।